नमस्कार, मैं हूँ विनीता और पश्चिमी की संवाद श्रृंखला में आज हम बात करेंगे श्री राजीव कुमार शुक्ल जी से। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कवि, कथाकार, अनुवादक और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक समालोचक राजीव कुमार शुक्ल जी आकाशवाणी में लगभग 4 दशक से इन्होंने कार्य किया है और अब मुख्यतः स्वतंत्र लेखन और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में इनकी भागीदारी है। संगीत, रंगमंच, सिनेमा, विज्ञान, मीडिया और खेलों में इनकी गहरी रुचि और संलग्नता है और आगे चलकर पश्चिमी के मंच में ये इसी से संबंधित स्तंभ को लेकर जुड़ने जा रहे हैं। और अनामिका दीदी को आप सब लोग पहले से जानते हैं। अनामिका दीदी के साथ आज की राजीव जी की जो बातचीत है उसके लिए अनामिका दी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनीता, बहुत धन्यवाद इतनी सहज शुरुआत कर देने के लिए। राजीव जी बहुत कम पुरुषों में हैं जिनको मैं खुले दिन से अपना मित्र कहती हूँ और जिनसे बात करते हुए, जिनके साथ चलते हुए मुझे हम लोगों की कल्पना में जो नायक होते हैं उसकी स्मृति आती है। तो राजीव जी, आपने मेट्रो में चलते हुए, रेडियो स्टेशन की गलियारों में चलते हुए, सभाओं से निकलते हुए मुझे कितनी कहानियां सुनाई हैं और कितनी फिल्में दिखाई हैं अपने नरेशन में, इसका तो मेरे मन में साक्ष्य है ही। मैं चाहती हूँ कि ये जो सुखद अनुभूतियां थी मेरे साथ और हमेशा रहेंगी, आप हमारे साथ के लोगों में भी बांटे, हमारे दर्शकों में और हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें भी बांटे और ये बताएं कि कौन सी कालजयी कृतियां फिल्मों में, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में और अंग्रेजी हिंदी साहित्य की जो आपने इतनी गहन पढ़ाई की है वहां आपको गाहे बगाहे याद आती हैं। और जब मन डूबता है तो कौन से वो क्षण आते हैं किन कृतियों में याद, उसका एक लेखा जोखा आप अपने स्तंभ में प्रस्तुत करें। इसी प्रार्थना के साथ हम ये स्तंभ आपको दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कब आपको आकाशवाणी अवकाश दे और आप हमारे मित्रों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए उपलब्ध हो पाए अपने अद्भुत नरेशन के कौशल और विद्वत्ता के साथ। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय अपनी कविताओं से दें, क्योंकि कविताएं जो होती है ना वो सबसे अंतरंग परिचय होती है आदमी के चित्त का, और आपकी कई कविताएं मेरे भीतर गूंजती रहती हैं। तो शुरुआत तो उस कविता से कर दें जिसमें बस में एक बच्ची आपको मिलती है और आंखों आंखों में आप दोनों का संवाद होता है, या किसी कविता से कर दें। नहीं, वो आपने जो कहा वो मुझे भी बहुत ही प्रिय कविता है मेरी भी। बस ये है कि मैं आपसे बात करते करते उसे ढूंढ भी लेता हूँ, क्योंकि शुरुआत चाहे किसी और से कर दे, तब तक जी। शुरुआत कर दे। नहीं, वो कविता शुरू करने के लिए वाकई बहुत अच्छी है। एक हंसी की सी बात है और उसमें थोड़ी करुणा भी आप मान लीजिए विन्यस्त की। मैं अपने ही को करुणा से देखता हूँ, अपनी हंसी उड़ाते हुए, आप यूँ कह सकती हैं। तो हाल में एक डॉक्टर मित्र जो हैं, जो बहुत अच्छे खुद कवि हैं, उन्होंने एक पोस्ट मुझे भेजी सोशल मीडिया पर, जिसका सार संक्षेप ये था कि जो रिटायर्ड लोग हैं, उम्र दराज थोड़े हो रहे हैं, उन्हें बात खूब करनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने फिर उसके बहुत सारे कारण बताए, वैज्ञानिक कारण बताए कि ये बात करने से क्या क्या अच्छा होता है और कैसे आपका शारीरिक भी कुछ हद तक, लेकिन मानसिक काफ़ी हद तक आपका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहता है। तो उनको जो मैंने उत्तर भेजा, उनको मैंने ये लिखा कि जब मेरे जानने वाले ये जान जाएंगे कि मैं ये जान गया हूँ कि अधिक बोलना जो है वो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वो कहेंगे कि पहले ही इनके बारे में मुसीबत थी, अब तो इनसे खुदा ही बचाए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि बकबक करने का, जो आपने कहा कि खूब मैं बातें करता रहा हूँ आपके साथ, और इतनी सार्थक बातें करते रहे, दुनिया निरर्थक प्रलाप करती है। आप तो जब बात करते हैं तो जीवन दर्शन की और साहित्य की
और किसी न किसी पाठ की जो आपको जीवन भर चिराग दिखाता चला। यही तो आपकी ख़ासियत है कि एक दृष्टि संपन्न व्यक्ति हैं आप और कभी अपने को सामने नहीं रखा आपने, हमेशा पीछे रखा, हमेशा कृतियों के बारे में बोलते रहे, अपने सुख-दुःख साझा भी नहीं किए। वो तो मैंने ताक-झाँक करके कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन आप हँसते ही रहे। तो अगर वो कविता मिल गई जी, है मिल तो गई। बता दें। वो हाँ, मिल गई हुँ, है। उसका शीर्षक है पूरे रास्ते भर। हुँ, और ये जब मैं दिल्ली में नहीं रहता था, यानी आप ये कहें कि मैं दिल्ली 2004 में रहने आया। उसके पहले काम-काज से आता था या मेरी ननिहाल यहाँ थी, तो बचपन में उसके कारण आना होता था और बाद में दफ़्तर के या और काम-काज से भी आना होता था। तो रहने के जब आप लगातार रहते हैं और जब आप कहीं किसी काम से जाकर लौट के आते हैं, तो उन इम्प्रेशंस में फ़र्क होता है। तो ये उस दौर की बात है जब मैं यहाँ रहता नहीं था, लेकिन आकर कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए दिल्ली को जी लेता था। तो ये कविता है पूरे रास्ते भर। बस में कहीं जाते हुए जो हुआ उसकी कविता। भीड़ भरी बस में धक्कों-धचकों के बीच टिका झूलता मैं, अचानक कहाँ पहुँच गया? बूढ़े सरदार जी की गोद में कुछ दूर बैठी मचलती बच्ची की आँखों से आँखें मिलती। भीड़ भरी बस में धक्कों-धचकों के बीच टिका झूलता मैं, अचानक कहाँ पहुँच गया? कुछ दूर बैठे बूढ़े सरदार जी की गोद में मचलती बच्ची की आँखों से आँखें मिलते ही रह गया केवल उसका ताकना मुझे अचरज से, मेरा मुस्कुराना, मोहे नचाना, दुलराना दूर से ही उसे। पूरे रास्ते भर देखा मैंने सबसे पवित्र और प्यारे ईश्वर को साक्षात जी भरकर। ऐसे ही देखी थी ना सारी सृष्टि यशोदा ने कृष्ण के मुख में। बहुत सुंदर। ऐसा वात्सल्य अगर पुरुषों के चित्त में जगे पूरी दुनिया के लिए तो बात ही क्या है। एक और बच्ची है आपकी कविता में मुझे मिली थी, जो अपनी माँ के पीछे-पीछे मंदिर जाती है। वो कविता है आपके पास? नहीं, वो कविता थोड़ा ढूँढनी पड़ेगी। मैं उसको अच्छा, याद तो रखूँगा। अपनी पसंद से अब आप कुछ भी सुनाएँ। कि एक और कविता जिसको लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जो मित्र हैं, कवि मित्र हैं और साथी भी रहे हैं, तो एक दौर में कहा करते थे कि आपका वो यानी क्या कहें, मतलब आपकी पहचान है वो कविता, उनके हिसाब से वो कहा करते थे। और निश्चित रूप से वो कविता उस कविता से अ, आप कह सकती हैं कि क्योंकि ये सच है कि मेरे बिल्कुल होश सँभालने के साथ जो पहला अभाव मैंने देखा था, वो पास में किसी नारी के न होने का था। क्योंकि मेरी माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी जब मैं मेरे 1 साल 10 महीने का था, और फिर दूसरी माँ आई, बहुत अच्छी माँ आई, लेकिन एक अंतराल के बाद आई, जब मैं 6 साल का हो गया। तो होश सँभाल लिया तो समझ में आ गया कि अ, जो और घरों में एक उपस्थिति होती है बहुत तरल और बहुत वात्सल्य से भरी, वो मेरे यहाँ नहीं है। पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अंततः पिता की सारी सारी सदिच्छाओं के बावजूद कुछ सीमाएँ हो ही जाती हैं। तो जब यानी उसके बाद ये हुआ संक्षेप में कि और फिर शरद चंद्र को मतलब यहाँ ये भी शायद जोड़ना उचित होगा कि जो पढ़ने का शौक लगा और उसमें जिन लेखकों से, उसमें शरद चंद्र जो है शुरू में बहुत पढ़े गए, अब भी पढ़े जाते हैं। तो शरद चंद्र को पढ़ के आप कह सकती हैं कि मैं और यानी वो कुछ भावुकता जो है और कुछ प्रगाढ़ होती गई। तो ये है कि मैंने कई कविताएँ लिखी, कुछ कहानियाँ भी लिखी जो इस तरह की स्त्री के कष्टों या उसकी उसकी ऊर्जा उनको लेकर के, और प्रेम, जब पहली कविता लिखी तो एक तरह की प्रेम कविता थी वो भी। लेकिन एक छोटी बच्ची का प्रवेश मेरी अपनी बेटी के जन्म के बाद हुआ मेरी कविता। तो वो कविता जो है उसका शीर्षक बहुत सिंपल सा है, बिटिया। तो वो मैं और सुना देता हूँ। जी, आप सुनाएँ फिर एक गीत भी सुना दें पहले वाले को। जी। तो बिटिया हुँ, कविता है। बिटिया, घनी मुसीबतों के बीच तुम आई हम तक, उम्मीद होकर,
कौंधती लपक होकर जरूरत कल के लिए। बिटिया घनी मुसीबतों के बीच तुम आई हम तक उम्मीद होकर, कौंधती लपक होकर जरूरत कल के लिए। देखो हमारा घर होता हुआ तुम्हारा घर भी उमगता है कैसे। देखो हमारा घर होता हुआ तुम्हारा घर भी उमगता है कैसे, दीवारों के बीच खिड़कियों के उजास संकेतों में नहाता हुआ। वाह, बहुत सुंदर। सुनो बेटा सुनो, मेरी आवाज का भर्राया भारीपन तुम्हारे रोने से तरल होता हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूंघो चखो माँ के अपनी दिल पर किलकती धार, महमहाते सफेद फूलों की। वाह वाह। बिटिया तुम हमसे लेती चलो हमको अपने साथ आगे तक। बिटिया बहुत सुंदर। लेती चलो हमको अपने साथ आगे तक। उसके बाद बहुत सी कविताएं हैं अनामिका जी, जो बेटियों, एक और 2 बेटियां हैं मेरी, तो उन पर लिखी गई। और इस तरह से ये है कि मतलब एक कविता मैंने ये भी लिखी थी, मतलब ये बड़े मजे की बात है कि अधिकांश कविताओं में बड़ी जो बेटी है उसकी ही चर्चा, उसका ही उल्लेख होता रहा। तो एक कविता मैंने, कविता नहीं कहना चाहिए, ऐसी एक संवाद लिखा कि छोटी बेटी कह रही है कि ये क्या तरीका है कि आप मुझ पर कुछ क्यों नहीं लिखते। एक कविता है नए दोस्त नाम की, जिसमें कि वो कहीं वो थोड़ी सी बात आई है, दोनों बेटियों की बात आई है। तो नए दोस्त वो पहल में छपी थी, और देखिए अगर मिल जाएगी तो वो, मैं उसमें दोनों बेटियां आती हैं, तो हल्का सा उसका उल्लेख है। तो आपने कहा गीत भी ना। मुझे मन है आपके सारे रंग समझ में आए लोगों को, क्योंकि अगले हफ्ते से जब आप स्तंभ देंगे, किताबों और पसंद की फिल्मों पर बातचीत करेंगे और संदर्भ बताएंगे, तो लोग आपसे परिचित तो रहे पूरी तरह से। जी जी, बस मुझे एक लालच हो गया है, नए दोस्त मुझे मिल गई है, तो तो मैं बताए सोचता ना। हूँ इसको, हाँ इसको बिल्कुल पढ़ बिल्कुल लेता हूँ, सुना। और ये उसके आपके बाद नए हाँ। दोस्त ही तो मिलने वाले। हम लोग तो पुराने दोस्त हैं, लेकिन आपको स्तंभ के माध्यम से नए दोस्त कई मिलेंगे। जी आप जी जी सुनाएं। जी। अब मैं बहुत कम हंसता हूँ पहले से, पता नहीं ये बढ़ती उम्र का असर है या घटती का। पत्नी भी पहले से कम हंसती है, हम साथ साथ भी कम हंसते हैं, काफी कम। साथ हंसते हैं मगर औरों के साथ ज्यादा, खुद के साथ कम। बच्चियां खूब हंसती हैं, शायद अपनी आयु का अधिकतम। मैं पुराने दिनों से हंसता हूँ, पुराने दोस्तों के साथ पुरानी बातों पर। बच्चियों की हंसी हम अक्सर सुनते हैं, मैं या पत्नी, मैं और पत्नी, मैं पत्नी और दोस्त सब साथ साथ भी सुनते हैं बच्चियों की हंसी और मुस्कुराते हैं। पुराने दोस्त कम मुस्कुरा पाते हैं मेरी बच्चियों के हंसने पर, नए दोस्त ज्यादा, नए दोस्त नए हैं बच्चियों की तरह। बहुत अच्छा। तो ये नए दोस्त जब आपको मिलेंगे, तो आपका गीतकार रूप भी तो उनके सामने रहे। वो रेडियो युग जो था, जिसमें नाद गुण प्रधान कविताएं लिखी जाती थी, श्रव्य बिंबों से भरी हुई और नए तरह से अनहद जगाती हुई, वो उसकी एक वानगी सुना के फिर हम आगे बात करते हैं। गीत लिखे हैं, बाद में गीत लिखना कम होता चला गया। गज़लें भी लिखी हैं, वो भी मतलब कम लिखी गई हैं, लेकिन लिखी गई हैं। तो कुछ गीत बिल्कुल उसी ढंग के हैं जैसा कि आपने संकेत किया कि एक जो पुरानी शैली थी, जिस तरह के शब्द होते थे। तो और ये है कि शुरू-शुरू में ये गीत लिखता था, और जो चूँकि मैं तो साहित्य का विद्यार्थी उस समय नहीं था, विज्ञान का विद्यार्थी था, और एक शगल की तरह से ये चीज़ होती थी। तो जो दोस्त होते थे, वो उन कविताओं को सुनकर बड़े चमत्कृत होते थे, उन कविताओं या उन गीतों को सुनकर जो छंद में रची जाती थी, और जिसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से छायावाद का कहिए या उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। तो और मुझे भी बड़ा गर्व होता था कि मैं वैसा कुछ लिख लेता हूँ। बाद में वो कम होता गया, बाद में गीत भी थोड़े बदल गए अपने रंग ढंग में।
पर आपने जो कहा है तो एक गीत मुझे याद आ रहा है उस ढंग का पुराना, उसका शीर्षक था नववधू। तो वो गाकर, लेकिन मैं गाने वाले गाने कुछ अलग हैं। ये ये मैं गा के सुनाइए ना कोई जो याद हो। गला भी तो आपका इतना अच्छा है, संगीत के, नाटक के आप इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, तो कुछ अगर गा के सुना दे तो बहुत अच्छा जी, जी। लगेगा। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। मेरा एक वो अपेक्षाकृत आप कह सकती हैं कि यानी अपेक्षाकृत नवगीत आधुनिक, है, हाँ, समकालीन नवगीत है, चेतना, नवगीत समकालीन, है। हाँ। हालाँकि लिखा वो विश्वविद्यालय के दिनों में ही गया था, लेकिन और मेरे हुँ। एक दोस्त हैं, बहुत अच्छा वो भी लिखते हैं और संगीत में उनकी बड़ी गति है, तो उन्होंने इसकी धुन बनाई थी। वो गीत मैं सुना देता हूँ। आओ हम चलें ज़िंदगी के पास, पहुँचेंगे हम ज़रूर, होना न तुम उदास। आओ हम चलें, आँखें थकी खोई सी, हारे थके से लोग, वाह! सपनों की लाशों को कांधे उठाए लो, आँखें थकी खोई सी, हारे थके से लोग, सपनों की लाशों को कांधे उठाए लो, उनको बताएंगे हारा नहीं प्रकाश, पहुँचेंगे हम ज़रूर, होना न तुम उदास। आओ हम चलें, सांसें लगन को भूल कर क्यों बन चली मशीन, बातें कहाँ पे जम गई काली हुई जमीन, वाह! सांसें लगन को भूल कर क्यों बन चली मशीन, बातें कहाँ पे जम गई काली हुई जमीन, सबको दिखाएंगे नीला अभी आकाश, पहुँचेंगे हम ज़रूर, होना न तुम उदास। आओ हम चलें ज़िंदगी के पास, पहुँचेंगे हम ज़रूर, होना न तुम उदास। वाह! ये तो मन कर रहा है कि सही में चल ही पड़े। एक बार हमने बेनीपुरी का एक लेख हमारी पाठ्य पुस्तक में था, आओ कुदाल चलाएँ। वो ऐसे सरस ढंग से लिखा हुआ था कि पढ़ते-पढ़ते ही अंत में लगता था कि कहीं से ले आएँ कुदाल और चला ही दें। वैसे ही आपने ऐसे पुकारा है कि बस चल ही पड़े आदमी। तो ये जो इम्पेरेटिव मूड के सेंटेंसेस होते थे, वाक्य होते थे, ये इनका अपना अलग जादू होता था। आप इप्टा आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। उन दिनों के सपनों, जिन सपनों की लाश उठाने की बात आपने कही, उन दिनों के सपनों की बात कीजिए ना थोड़ी-सी। जब आप यूनिवर्सिटी में साइंस से आर्ट्स में आ रहे थे, क्या सपने थे आपकी आँखों में, हम सब की पीढ़ी की आँखों में? और अब आपको कैसा लगता है? और अब आप क्या उपाय सोचते हैं? हमारे यहाँ वेताल भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पुनरुज्जीवन की भी बात हुई है। हमारे यहाँ क्राइस्ट के यहाँ भी रिसरेक्शन की बातें भी की जाती हैं। आपको क्या लगता है ये सपने कैसे फिर बोलेंगे? कैसे साथ चलेंगे? और वो साझापन जो जीवन से बिलाता जा रहा है, वो फिर से कैसे वापस आएगा? जी,
मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसी बात है जिसका जवाब टुकड़े-टुकड़े चलता रहेगा। यानी जी। एक बार हम में अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, जी, तो जहाँ से ये जो भी। देखिए बात तो वही है कि एक कोई अनोखी बात मेरे साथ नहीं थी। मतलब सबके साथ जो वो कबीर की अगर पंक्ति याद कर लें कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है। जागे और रोवे, तो जो जागता है उसे तो थोड़ा रोना होता है। तो क्योंकि उसे दिखता है कि क्या हो रहा है और क्या जी। गलत है। परसाई जी ने भी इस बात को बताया कि अगर आप मतलब सब रचनाकारों ने, दुनिया के बड़े रचनाकारों ने ये बात कही है और व्यक्त की है। तो अ, अपनी-अपनी क्षमता, अपनी सीमा, अपनी कोशिश और अपने संकल्प के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि ये यानी लिखना जब शुरू किया और जैसा मैंने ज़िक्र किया कि पहली कविता एक बिल्कुल शुद्ध प्रेम कविता थी, लेकिन उसके बाद ही वो चीज़ें आनी शुरू हुईं। और प्रेम भी तो अंततः एक बहुत सकारात्मक बात बहुत है। यानी मुझे याद आता है मुझ कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक जगह लिखा है, क्योंकि वो ये व्याख्या करते हैं कि सूरदास जैसे हैं, तो सूरदास की वो एक तरह से जब व्याख्या करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सूरदास की ख़ास तौर से कृष्ण के बाल रूप की जो आप रचनाएँ पढ़ते हैं, उनका वर्णन जहाँ है, तो आपको उस बच्चे से जो कि बच्चा हमारे हमारे सबके आस-पास जो बच्चे हैं, वो सब उस रूप में आते हैं और आपको मोह होता है, आपको लगाव होता है, आपको जीवन से प्रेम आपका होता है और जीवन से जो रचना आपको प्रेम करने की ओर उन्मुख करती है, वो प्रगतिशील रचना है। बहुत सुंदर बात कही। हम तो अपने बच्चों के लिए ही तो बेहतर भविष्य चाहते हैं ना। जी, एक बिल्कुल, बिल्कुल, सुरक्षित और प्रेममय वातावरण चाहते हैं अगली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो एक के बहाने सारी दुनिया से प्रेम हो जाता है। जी, ये भी बात प्रेम में है। आपने प्रेम गीत की बात की थी, तो वो भी एक खास तरह का चित्त में आकाश पैदा करता है, जिससे सबको सुखी करने का जज़्बा भीतर जगे। तो नहीं आप जो किसके नहीं, प्रभाव मुझे में। त्रिलोचन की वो पंक्ति याद आती है आपकी इस बात पर, मुझे हुँ, जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। बहुत या सुंदर, बना रहा बहुत है प्रेम सुंदर। तुम्हारा, शायद मुझे भी बहुत तो जी। देखिए जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है। यानी वो हुँ, प्रेम व्यष्टि से समष्टि की जो यात्रा है, अगर आप प्रेम हुँ, करते हैं, सच्चे अर्थों में प्रेम करते हैं, अगर प्रेम का ढोंग जी, नहीं कर रहे हैं, प्रेम जी, का छलावा या दिखावा नहीं कर रहे हैं, अगर जी, सच्चे अर्थों में आप प्रेम कर रहे हैं, तो फिर आपके प्रेम का दायरा तो फैलना ही है और बिल्कुल। व्यापक जगत तक जाना ही है। और हुँ, मुझे लगता है कि इसलिए ये बात उस ढंग से होती है। तो आपने जो कहा तो सपने देखिए उसमें भी एक यात्रा हुई। ये था कि सत्ता के प्रतिपक्ष में होने का एक स्वाभाविक रुझान जो है वो बैठ गया मन में। उस समय जो सत्ताधारी पार्टी थी इसलिए उसकी खूब आलोचना करने की, बोलने की। मेरी पहली जो एक टिप्पणी, लंबी टिप्पणी दिनमान में छपी थी। तो उसमें मैंने धुआँधार यानी आप कह सकती हैं उस समय उसका यानी तत्कालीन सत्ताधारी जो पार्टी थी, कांग्रेस और उसके जो नेतृत्व था उसके ऊपर हमला किया था। अ, उसका और सार संक्षेप बता दें ज़रा-सा? नहीं अब देखिए वो तो याद करना पड़ेगा उसमें मूल रूप से क्या था, उसमें ये हुआ नोट्स। था कि वो 1980 के जो चुनाव में जहाँ इंदिरा जी लौट के आई थी, इमरजेंसी के हुँ, बाद। तो हुआ क्या था कि ये उस चुनाव के पहले दिनमान ने शायद कोई परिचर्चा वो उन लोग करते थे। उसमें लोगों से पत्र के ज़रिए उनकी वो माँगते थे, तो उसमें मैंने भेजा तो मतलब ये याद करके अभी भी थोड़ा-सा गौरव होता है, शर्माते हुए ही कह सकता हूँ, कि मुझे उसमें प्रथम पुरस्कार मिला था। शर्माने की क्या बात है। नहीं, तो और उसका एक बड़ा मज़ेदार किस्सा भी है। उसका मज़ेदार किस्सा ये है कि मैं थिएटर भी करने लगा था जबलपुर में, उस समय आ चुका था बनारस से, बीएचयू से पढ़ के जबलपुर आ चुका था और वहाँ ज्ञान रंजन जी, परसाई जी और हमारे एक थिएटर के बहुत बड़े साथी थे लखनंदन, उनके साथ। तो उनमें 2 मित्र थे जो बड़े बहुत ही बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर वाले, बहुत अच्छे अभिनेता।
एक का नाम सीताराम नाम था, क्या नाम है, सीताराम सोनी, और एक राजकुमार कांबले। तो ये लोग अक्सर आते थे और गप्पे वप्पे हम लोग मारा करते थे। तो एक दिन वो आया कांबले, तो मेरे पास क्या था कि रखा था एक जैसे ढेर होते हैं कभी पत्रिकाओं के, और उनकी अलमारी में रखे थे एक तरफ। तो और मेरी ये दिनमान भी छप के आ गया था और उसको भी मैं रखे हुए था। तो मैंने दिखाया, अरे बोले वाह भाई साहब, आपका तो बड़ा बढ़िया है, बधाई बधाई दी। फिर बोले आपके पास और एक प्रति है क्या? अगर है तो आप दीजिए, हम उसको ले जाएंगे। और तो मैंने बड़े उत्साह से कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, प्रति बिल्कुल, क्योंकि मैंने 4-5 तो मैं ले ही आया था, सच बात है। तो मैंने कहा कि मेरे पास है ना। तो जैसे ही वो बढ़ा तो उसने कहा ये सारी जो पत्रिकाएं रखी यही है क्या? वही है। यानी तो मैंने कहा नहीं सारी वो नहीं है, पर हाँ काफी है। तो ये जो हमारा अपना अपना जो वो होता है अपने आप थ्रिल। तो और ये बहुत पर अच्छी थ्रिल। बात है कि आपके ऐसे दोस्त हों जो आपको इस तरह से छीलते रहें। तो इस तरह हाँ। छीला जाना बहुत जरूरी होता है। और थिएटर की दुनिया में तो ऐसे लोग होते ही हैं जो जी हंसते हंसते ऐसी बात जीवन की, और वहाँ सहकारिता वाला जो हम लोगों का बिल्कुल, संकल्पना, उस सहकारिता की जो है ना, जी कि जी जी कोई भी लीडर नहीं है वहाँ, सब साथ में काम करने वाले सहभोक्ता हैं, सहप्रस्तोता हैं। ये जो जनतांत्रिक वैभव है जननाट्य मंच का या किसी भी नाटक उसका, वो भी आदमी को बहुत तराशता है। कुछ बिल्कुल। ज्ञानरंजन जी की बात आपने की, परसाई जी की बात की, आप छोटे से युवक ही थे, और उन लोगों के संस्मरणों पर भी अगर कुछ बता दें तो नई पीढ़ी को अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। कुछ पर मैं प्रेरक उसके ऐसी पहले, प्रसंग। हाँ, उसके पहले हुँ। आप जब बात करती हैं तो मेरे अंदर कोई और बत्ती भी जल जाती है। तो जी, अब आपने चूंकि थिएटर की बात की तो मुझे लगता है कि एक बात की वजह मैं जोड़ना चाहूंगा। बाकी जी। सारी बातें आपकी जो हैं वो तो मतलब उसमें मैं अब मुझे जो कहते हो शामिल मानिए, कि उसमें मुझे लगता है कि जो थिएटर की एक बहुत बड़ी शक्ति है कि मनुष्य की देह की सहभागिता। तो जिस क्योंकि अब ये तो हम जानते हैं कि थिएटर की नई जो मतलब नई क्या पुरानी ही समझ जो है उसमें ये है कि मानव देह उसका उसका जो प्रयोग है, जिसे बॉडी लैंग्वेज आजकल इस्तेमाल किया जाता है शब्द उसके लिए। और जबलपुर में बड़ी अच्छी बात ये हो रही है कि वहाँ जबलपुर के पुराने रंगकर्म पर एक बड़ी अच्छी और बहुत गंभीर और बहुत ही लंबे और गहरे अनुसंधान के साथ की हुई के बाद लिखी जा रही एक श्रृंखला चल रही है, जिसमें तो उसमें मैंने मुझे याद है कि एक निर्देशक की चर्चा आती है फ्रिट्ज बेनेविट्स की, जो इनके यहाँ बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा काम होता था। वैसे मुझे लगता है जितने महत्वपूर्ण निर्देशक हैं उनके यहाँ ये होता है। तो ये कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने एक बार ये बात, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जो बनारस के और बहुत बड़े विद्वान, उनसे एक बार मैं आकाशवाणी के लिए इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने उसमें ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए रंगमंच का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसमें और होना भी ये चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा सज्जा, बहुत सारी चीज़ें। बोले मनुष्य का शरीर जो है वो बिना ज़्यादा बाधाओं और मतलब आवरणों के, यानी आपके 10 पूरा आपका स्टेज 10 चीज़ों से भरा हुआ है और उसमें होना ये चाहिए कि जो कलाकार हैं वो अपनी पूरी देह को लेकर उसकी अपनी सारी भाव भंगिमाओं के साथ, मुद्राओं के साथ उस पूरी संसार को रच सकें जो वहाँ सामने है। तो ये जो उसकी स्वायत्तता है, ये थिएटर की जो स्वायत्तता है कि जहाँ वो किसी यंत्र पर आश्रित नहीं है, किसी उस पर आश्रित नहीं है, बल्कि मनुष्य की देह और उसके और मन के भीतर के भाव और वो रचना, ये मिल करके उसको रूप देते हैं। तो ये मुझे लगता है बड़ी बात है। देखिए परसाई जी की बात आपने की, तो परसाई जी के साथ जब मुलाकात होती थी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि परसाई जी से पहली बार जब मैं मिलने गया तो स्वाभाविक है कि बहुत ही संकोच में था और प्रणाम करके बैठा। और उसके बाद कुछ देर उन्होंने पूछा, वो बहुत रुचि से पूछते थे, कौन हैं आप, आपका क्या नाम है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? तो बताया मैंने कि सतना में माता-पिता रहते हैं, तब सतना में ही रहते थे। सतना में ही फिर अंत तक रहे भी मध्य प्रदेश में। तो सतना में रहते हैं और मैं बीएचयू का पढ़ा हूँ वगैरह-वगैरह कुछ बातें करके फिर मैं लौट आया। उसका दूसरी बातें लोग करने लगे, बहुत से लोग उनके यहाँ बैठे होते थे, बात से लौट आया। दोबारा उसके बाद मैं 2-3-4 महीने बाद जा सका। तो जब गया तो मैंने उनको अपना परिचय देना शुरू किया। फिर से मुझे लगा कि अब बताना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा, "हाँ, हाँ, ये बताइए सतना में आपके पिताजी कैसे हैं?" तो मैं अरे इतना वाह! चौंका,
मैं इतना चौंका, मैंने कहा कि अरे इन्होंने न केवल मुझे पहचान लिया बल्कि उनको ये भी याद है कि मेरे पिता सतना में रहते हैं, बल्कि उन्होंने एक आध बात और भी पूछी। तो ये उनकी एक मतलब जो मैं आपको कह रहा था कि जीवन में जो गहरी दिलचस्पी है वो मतलब और किस तरह से वो मतलब आपके पास तक पूरी तरलता के साथ पहुँचते थे, उसकी एक बात है। मैं कई बार मैंने लिखा भी है कि हमारे जबलपुर में उस दौर में जो युवा थे उनके वो एक तरह से मैं उनको मानस पिता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको जीवन में और साहित्य में आप कह सकती हैं प्रगतिशील मूल्यों को कैसे बरतना है, इसका एक उसकी पूरी दीक्षा जो है परसाई जी से मिलती। और जब आप लोग शाम को वहाँ इकट्ठा होते थे तो कैसी चर्चा वार्ता होती है थी? चर्चा तो हम ये था कि वहाँ मतलब क्या-क्या बातचीत बातें? नहीं, बहुत बातें होती थी, अलग-अलग विषयों पर होती थी। और कभी-कभी उसमें जैसे उनकी जो ख़ास चूँकि व्यंग्यकार थे, तो यद्यपि उसमें बहुत वो उनका बड़ा ज़ोर रहता था कि उनको हास्य के साथ जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने लिखा भी है कई बार कि मुझे जो है कोई बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि मेरे पास आएँगे तो मैं चुटकुले सुनाता हुआ मिलूँगा, और लेकिन मैं विश्व शांति की समस्याओं पर बात शुरू कर देता हूँ, तो मुझे वो लोग मनहूस मानने लगते हैं और उसके बाद चल देते हैं। तो वो इस ढंग से कहते थे, लेकिन ये था कि वो उनके पास विशेषता यही थी कि संसार का हर विषय उनके यहाँ बातचीत में आता था, और वो खूब उनका उनका अध्ययन अद्भुत था। आप उनकी रचनाओं में भी आप देख सकती हैं कि तुलसीदास, जिनको कि आमतौर पर तुलसीदास महान कवि हैं, और हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं में जीवन किस तरह से अपनी सारी छटाओं के साथ मौजूद है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि तुलसीदास का दुरुपयोग भी होता है, और ख़ासतौर से प्रतिगामी शक्तियाँ जो हैं वो कबीर का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर सकती, इस तरह कभी कोई तुलसीदासा करने की कोशिश करती। पर परसाई जी की रचनाओं में आप देखिए कि तुलसीदास को बहुत कोट करते हैं, और वो कोट करते हैं और ऐसे कोट करते हैं कि बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते हैं ऐसी ऐसी भ्रमों की जो उनकी रचनाओं के बारे में हो सकता है। तो ये परसाई जी का अध्ययन था। मुझे ये याद है कि उनसे बातचीत जब अलग से मैं कभी-कभी होती थी, तो मैं उन दिनों पीजी वुडहाउस का बड़ा मुरीद था, अब भी हूँ। पीजी वुडहाउस मुझे अब भी बहुत पसंद है। मज़ा तो उनको पढ़ने में बहुत आता है। बल्कि अनामिका जी, मैं आपको एक बात कहूँगा, आपने भी वुडहाउस को तो ख़ैर पढ़ाई पढ़ाई है। उसमें जो उनकी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित रचनाएँ हैं, अभी क्या हुआ, मैंने हाल में वेब पर ढूँढ-ढाँड के कुछ तो मुझे ऐसी रचनाएँ मिली जो शायद उनके शुरुआती दौर की रही हों। मतलब जो उनकी बहुत प्रसिद्ध श्रृंखलाएँ हैं उस वो वैसी नहीं हैं। पर जब उनको मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि जो जीवन को लेकर ज़्यादा व्यापक जो जीवन जिसे हम कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है या साहित्य जीवन की एक व्यापक वो मुझे लगा कि बाद में शायद वो अपनी कुछ रूढ़ियों में चले गए होंगे, जहाँ जो उनको सफलता मिली होगी जिन चीज़ों के कारण उसको ज़्यादा। और ये एक लेखक के रूप में थोड़ा सोचने की बात भी है कि आप कैसे अपनी ही रूढ़ियों के में गिरफ्तार न हो जाएँ। बहरहाल मुझे मैं कहना चाहता था, तो परसाई जी ने ये बताया कि उनको मार्क ट्वेन बहुत पसंद है। मार्क जी। ट्वेन उनको बहुत पसंद थे। उसके बाद एक बार मैंने उनसे चर्चा करते-करते कहा कि ये बताइए कि आपको चार्ल्स लैम्ब कैसे लगा? क्योंकि तो उन्होंने मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मुझे चार्ल्स लैम्ब बहुत पसंद है, और उनका ए बैचलर्स कंप्लेंट एक जो आपको याद होगा, या ड्रीम हुँ, चिल्ड्रन तो हुँ। जी, अद्भुत जी। है। तो हुँ, ये पुअर तो परसेंट जो है लेटर्स। उसके साथ हाँ, ये सारी बातें होती थी। फ़िल्मों पर वो बात ये ज़रूर है कि हमारा ही दुर्भाग्य है कि जब हम परसाई जी के पास उठते-बैठते थे तो उनका वो दौर पार हो चुका था, जब वो चला-फिरा करते। आप जानती हैं कि वो दुर्घटना और उस मतलब उन पर हमला भी हुआ था, और बाद में दुर्घटना भी हुई, और उसके कारण वो बिस्तर तक सीमित हो गए थे। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी, पर वो मतलब ये था कि हम लोगों के लिए भी ये था कि जो निकल कर घूमते जाते आते-जाते जो तमाम चरित्र वो लोगों को देख-देख करके अपने लाते थे, वो लेकिन फिर भी ये है कि वो अपने उस कमरे में हर तरह के लोग खूब आके बैठते थे, और उस बातचीत में जैसे वो पूरी दुनिया से अपना नाता जो है वो ज़िंदा बनाए रखते थे, और खूब मज़े से बात करते थे। परसाई जी का एक एक मतलब मैं आपको बता दूँ संस्मरण जो एक अलग ढंग का है। मेरी शादी हुई, शादी के बाद हम जबलपुर पत्नी को मिलने गया, और वहाँ पर उस दिनों में ये था कि जो मित्र मिलते थे वो कहते थे कि भाई जो वहाँ आप जानती हैं नर्मदा का जलप्रपात है धुआंधार, और भेड़ा घाट है जहाँ संगमरमर की चट्टानों के बीच में नर्मदा बहती है और बहुत सुंदर नौका विहार होता है। तो हर कोई कह रहा था कि भाई भाभी जी को या इनको आप ले जाइए, और तो होता क्या है कि चांदनी रात का वहाँ नौका विहार बड़ा प्रसिद्ध था। तो
बात चलने लगती थी कि चांदनी रात हो तो अच्छा है। आमतौर पर ये बातचीत दिन में होती थी और दिन में होने की वजह से हम लोग याद नहीं कर पाते थे कि आजकल कैसी चांदनी है, कैसी चांदनी रात है भी या नहीं। होली पास में थी। अब किसी ने कहा होली पर कुछ होता है ना, तो अब हम लोग प्रगतिशील लोग थे, मार्क्सवादी लोग थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम कैसे मतलब उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो हमने कहा हाँ, हाँ, कोई पंडित से पूछते हैं, कुछ होता तो है शायद अमावस्या पूर्णिमा टाइप, लेकिन पूछते हैं। उसके बाद ऐसी बात 2-3 बार हुई। फिर हम परसाई जी के पास मैं ले गया पत्नी को अपनी, और वहाँ उन्होंने खैर मिठाई-विठाई खिलाई, आशीर्वाद दिया। फिर पूछा भेड़ाघाट ले गए, नर्मदा ले गए? मैंने कहा वो सब दोहरा दिया मैंने कि हाँ, जाना तो है पर ऐसा है और चांदनी रात की बात होती है और होली तो आ रही है पर होली पे कुछ होता तो है, पर क्या होता है पता नहीं, किसी पंडित से पूछेंगे। तो परसाई जी कुछ देर तो चुपचाप रहे। फिर उन्होंने कहा देखो राजीव, तुम्हारी बहुत नई-नई शादी हुई है और बिल्कुल नई-नई बहू आई है और इसलिए कहना बुरा तो लग रहा है, पर हो तुम बिल्कुल गधे। तो परंपराएं नहीं पता। कहने लगे कि ये बताओ, तुम भारत में रहते हो और तुम्हें अगर ये नहीं पता है कि दीपावली अमावस्या की रात को और होली उत्तरायण पूर्णमासी की रात को होता है, तो तुम जब अपने समाज को जानोगे ही नहीं तो लिखोगे क्या उसके बारे में? तो वो ऐसी मतलब ये देखिए मुझे जी, बहुत तो ये सुंदर बात आपने कही। आसन्न परिवेश से जुड़ने के लिए सारी परंपराएं समझनी तो होंगी और रूढ़ियां चुननी होंगी। परंपराओं से चूंकि जनमन बनता है और उनसे जनमन से संवाद करना है तो परंपराएं जाननी होंगी। तो अगली जो हमारे पास समय कम है, इसी तरह की बातें हम करेंगे। आप अकेले करेंगे क्योंकि मैं आपका समय लेना नहीं चाहती। अगले हफ्ते से हम राजीव जी को आपने देख लिया, क्या नायाब हीरा है, और ये किरदारों के बारे में बात करेंगे। कुछ किरदार जो इन्होंने जीवन में देखे, ज्ञान रंजन जी पर अगली बार जैसे बात कर सकते हैं, अपने पिता पर बात कर सकते हैं जो मनीषी जैसे ही थे, या जो मन करे इनको। जीवन के किरदार, किताबों के किरदार, फिल्मों के किरदार, चाहे वो पीजी वुडहाउस जैसे पॉपुलर लिटरेचर के किरदार, कहीं से भी किरदार उठाकर अगर उससे उससे क्षण उठाकर वो आपके सामने एक रंगोली सी बना दें तो आपको बहुत आनंद आएगा। और एक युग जो धीरे धीरे बीत रहा है उसकी आहटें पकड़ने में आपको बहुत ही मतलब सुविधा होगी। इस आश्वासन के साथ अनामिका अभी जी, हम विदा आपने लेते हैं, मुझसे, और अगर आप अनामिका जी, अंतिम बात कुछ हाँ, कहना चाहते हैं राजीव जी तो जरूर बताएं। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने कहा था कि तब आपके क्या सपने थे और अब आप कैसा महसूस करते हैं। जी तो मैं ये बात अभी अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता। मेरे एक बहुत प्रिय कवि हैं सोमदत्त, जिन पर मुझे लगता है कि बात जितनी होनी चाहिए नहीं होती। उनकी एक कविता, छोटी-सी कविता मैं पढ़ देता हूँ और मुझे लगता है कि अभी मेरा उत्तर ये है। इस जी कविता का शीर्षक है मांडने और नारे। मांडने यानी जो आप जानती हैं ना, मैं घरों की जानती हूँ। दीवारों पर जो चित्रांकन होता है, दीवारें माणी जाती हैं, माड़ी अल्पना जाती सजाई जाती। है। तो ये कविता है उनकी मांडने और नारे। मैं समझता हूँ कि मैं अभी आपकी उस बात का इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। जब तक आदमी के हाथ और आंखें हैं, आंखों में धरती, आकाश, फूल, पत्ती हैं, दूध, दही, नगाड़े, बेटे बेटी हैं, गाड़ी, बैल, मोर, चिड़िया, चांद, तारे हैं, औरतें हैं सपने भरे हाथों से खिलखिली, मिट्टी गोबर में सनी, बच्चे हैं खिलौनों भरे मन में उभे चुभे, लड़कियां हैं पाखुरियों तितलियों की फरफराहटों में पगी, बहुएं धरती आकाश फलांगती, बेसुधियों सुधियों में, दीवारें खाली नहीं रहेंगी, मांडने मारे जाएंगे। जब तक आदमी के हाथ और आंखें हैं, आंखों में दूसरे की धरती, दूसरे का आकाश, फूल पत्ती है, दूसरों के ढोर, दूध दही नगाड़े हैं, दूसरों के गाड़ी बैल मोटर हवायान हैं। जब तक अपनी औरतें हैं टूटी, अपने बच्चे रूखे सूखे बियाबान, जब तक दूसरी औरतें हैं सुरखरू, दिल के भीतर उठती हंसी से ताजा बच्चे दूसरों के, जब तक खून है उबलता हुआ नसों में अपनी,
जब तक खून है दौड़ता हुआ दूसरों की नसों में उबलते खून की ताकत से, तब तक दीवारें खाली नहीं रहेंगी, नारे लिखे जाएंगे। तो जो भी मन का वो है, मन की पुकार है, वो नारों में व्यक्त हो या अल्पनाओं में, वो व्यक्त होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्त और व्यक्त, व्यक्ति है तभी अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति है तभी व्यक्ति है। इसी समझ के साथ फिलहाल हम विदा लेते हैं, और अगली श्रृंखला में अब मैं आपको तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोए। अब ये तो आप आकाशवाणी के व्यक्ति हैं, पूरा आकाश आपका, पूरी जमीन आपकी, तो ये जो हमारे लोग हैं ये आपसे गपशप करेंगे अगले हफ्ते से। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी मुझे अवसर देने के लिए, और उम्मीद है नहीं कि हाँ कि एक अच्छा सिलसिला संभव हो पाएगा। जी जरूर होगा। नमस्ते। बहुत ही सार्थक, बहुत ही खूबसूरत बातचीत आप लोगों की रही। मैं पीछे से बैक स्टेज से सुन रही थी कविताएं और फिर गीत, और उसके बाद इतने सुंदर संस्मरण परसाई जी के। तो अब हम लोग को ये इंतजार रहेगा कि सर आपका स्तंभ आए और हम नई नई चीजें पढ़ें, वो चीजें जो आपकी स्मृतियों से आएंगी, आपकी कृतियों से आएंगी, और हमको और हमारे जो ज्ञान में है वृद्धि करेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद विनीता, आप ही से ये संभव हुआ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।